भी कई प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से 3 टाइप के कंप्यूटर्स होते हैं। पहला है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। सबसे पहले एनालॉग कंप्यूटर्स के बारे में शॉर्ट में जानते हैं। एनालॉग कंप्यूटर्स जो कि ट्रेडिशनल डिजिटल कंप्यूटर से अलग होते हैं, रियल वर्ल्ड डेटा को डायरेक्टली मैनिपुलेट करते हैं, जैसे कि वोल्टेज, प्रेशर या टेम्परेचर। इनका मेन काम होता है कंटिन्यूअस डेटा को हैंडल करना और एक आउटपुट प्रदान करना। ये कंप्यूटर्स फिजिकल क्वांटिटीज को डायरेक्टली मेजर और प्रोसेस करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं एक थर्मोमीटर जो टेम्परेचर मेजर करता है, वो भी एक तरह का एनालॉग डिवाइस है। दूसरे एग्जाम्पल के तौर पर आप गाड़ी के स्पीडोमीटर को भी ले सकते हैं। स्पीडोमीटर एक एनालॉग कंप्यूटर की तरह काम करता है जो गाड़ी की स्पीड को मेजर करता रहता है और आपको स्क्रीन पे दिखाता है कि गाड़ी कौन सी स्पीड पे चल रही है। इसके कंपैरिजन में डिजिटल कंप्यूटर्स सब कुछ बाइनरी कोड यानी कि 0 और 1 में कन्वर्ट करते हैं। इस तरह एनालॉग कंप्यूटर्स रियल टाइम डेटा को डायरेक्टली प्रोसेस करते हैं, जो उन्हें कुछ स्पेसिफिक एप्लीकेशंस में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव बनाता है। इनका यूज़ आज भी कई जगह पे होता है जहां कंटिन्यूअस डेटा मॉनिटरिंग और प्रोसेसिंग की ज़रूरत होती है। आपके लिए एनालॉग कंप्यूटर्स को समझना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको डिफरेंट टाइप के कंप्यूटिंग सिस्टम्स के बारे में एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देते हैं। अब आगे हमारे दूसरे टाइप के कंप्यूटर के बारे में जानते हैं, जो कि है डिजिटल कंप्यूटर। अब डिजिटल कंप्यूटर वो कंप्यूटर है जो आपके घर में, ऑफिसेज में, स्कूल में, बैंक में हर जगह इस्तेमाल होता है। एनालॉग कंप्यूटर्स कुछ ही जगह यूज होते हैं, पर डिजिटल कंप्यूटर्स आपको हर जगह दिखेंगे। जैसे हमने एनालॉग कंप्यूटर्स में देखा कि एनालॉग कंप्यूटर फिजिकल क्वांटिटी को डायरेक्टली मेजर करते हैं, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, वैसे डिजिटल कंप्यूटर्स बाइनरी फॉर्म में डेटा को प्रोसेस करते हैं, यानी 0 और 1 के बीच में। ये कैलकुलेशंस, गेमिंग, इंफॉर्मेशन स्टोरेज, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा स्टोरेज और भी ऐसे डिजिटल कई सारे काम के लिए यूज होता है। इसका एक सबसे क्लासिक एग्जाम्पल आप ले सकते हैं आपका स्मार्टफोन। आपका फोन भी एक तरह का डिजिटल कंप्यूटर ही है। जब भी आप कोई एप्लीकेशन यूज करते हैं या इंटरनेट चलाते हैं तो ये डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी कोड यानी कि 0 और 1 का इस्तेमाल करके डेटा को प्रोसेस करता है। और तीसरा और आखिरी टाइप का कंप्यूटर जो कि है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर नाम से ही आप थोड़ा बहुत समझ पा रहे होंगे। ये कंप्यूटर्स एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर का एक मिक्स है। ये कंप्यूटर्स दोनों ही कंप्यूटर्स का लाभ उठाते हैं। एनालॉग कंप्यूटर्स की कैपेबिलिटी, रियल वर्ल्ड डेटा को प्रोसेस करने की कैपेबिलिटी, और डिजिटल फॉर्म की कैपेबिलिटी, क्रिटिकल कैलकुलेशंस और डेटा को स्टोर करने की, दोनों के ही मिश्रण से एक हाइब्रिड कंप्यूटर बनता है। इसमें पहले रिसीव किए गए एनालॉग सिग्नल्स को प्रोसेस किया जाता है, जैसे कि टेम्परेचर, स्पीड या प्रेशर, और फिर ये सिग्नल्स डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किए जाते हैं, जिससे कि हमें काफी एक प्रॉपर तरीके से डेटा को स्टडी करने की हेल्प मिलती है। इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल आपको दूं तो हॉस्पिटल्स में जो हार्ट मॉनिटर यूज किया जाता है, वो भी एक प्रकार का हाइब्रिड कंप्यूटर है, जिसमें कंप्यूटर पेशेंट की हार्ट रेट को ट्रैक करता रहता है, यानी कि एनालॉग डेटा को प्रोसेस करता है और फिर इस डेटा को यूज करके डिजिटल फॉर्म में प्रेजेंट करता है, जिससे कि डॉक्टर समझ सकते हैं कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, वो कैसे रिकवर कर रहे हैं। तो इससे समझिए कि इन सभी टेक्नोलॉजी जैसे कि एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड, इन तीनों की हमें कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। सभी अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं, अलग अलग इंडस्ट्रीज में काम आते हैं और आने वाले समय में इनमें और परिवर्तन होता रहेगा और ये और एडवांस होते जाएंगे। अब ये तो हमने समझ लिया कि कितने मेन टाइप्स के कंप्यूटर होते हैं, पर इस डिजिटल कंप्यूटर्स के भी कुछ अपने प्रकार होते हैं। जैसे कि डिजिटल कंप्यूटर्स में माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर्स भी आते हैं। अगर इन कंप्यूटर्स के बारे में आप पहली बार सुन रहे हैं तो टेंशन मत लीजिए, हम धीरे धीरे जानेंगे कि इन कंप्यूटर्स किस काम आते हैं और ये अलग अलग क्यों हैं।
तो सबसे पहले डिजिटल कंप्यूटर्स में सुपर कंप्यूटर्स के बारे में जानते हैं। तो सुपर कंप्यूटर से आप क्या समझ पा रहे हैं? कुछ ऐसा जो बहुत पावरफुल है, कुछ ऐसा जो उसे बाकियों से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बनाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। सुपर कंप्यूटर्स हमारे आम कंप्यूटर्स या डेस्कटॉप से कई गुना ज़्यादा पावरफुल होते हैं। इन कंप्यूटर्स में काफ़ी एडवांस CPUs, GPUs और हाई स्पीड नेटवर्किंग सिस्टम्स होते हैं जो इसे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बनाते हैं। आपने नासा की रिसर्च की कभी कोई वीडियो या पिक्चर टीवी पे देखी होगी, या फिर न्यूज़पेपर में देखा होगा, या मूवीज में देखा होगा कि नासा या इसरो में एक अलग टाइप का कंप्यूटर यूज होता है जो काफी बड़ा होता है। बस वही है एक सुपर कंप्यूटर। इन कंप्यूटर्स को शटल को लॉन्च करने में, उसे कंट्रोल करने में और स्पेस पे रिसर्च वर्क के लिए यूज किया जाता है। इस बात से समझिए कि ये कितना पावरफुल कंप्यूटर होगा। इन कंप्यूटर्स को स्पेशली साइंटिफिक रिसर्च में यूज किया जाता है क्योंकि इनमें स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। इनकी परफॉर्मेंस और प्रोसेसिंग सबसे ज़्यादा हाई स्पीड और स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसी वजह से इन्हें रिसर्च में इस्तेमाल किया जाता है और ये बहुत महंगे भी मिलते हैं। और दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर 1964 में बनाया गया था जिसको नाम दिया गया था CDC 6600। अब विस्तार में देखते हैं कि सुपर कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किन किन जगहों पर होता है। तो सबसे पहले मौसम की भविष्यवाणी यानी कि वेदर फोरकास्टिंग। अब आपके लिए ये समझना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि सुपर कंप्यूटर्स मौसम की भविष्यवाणी में कैसे मदद करते हैं। जो वेदर फोरकास्ट डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके यहाँ ये सुपर कंप्यूटर्स इंस्टॉल्ड होते हैं और इनका सबसे पहला रोल होता है कि ये दुनिया के अलग अलग सोर्सेज से मौसम से रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करते हैं, जैसे कि सैटेलाइट के थ्रू, वेदर स्टेशन से, एयरक्राफ्ट से। फिर इन डेटा को कलेक्ट करके सुपर कंप्यूटर्स में फीड किया जाता है और ये कंप्यूटर्स इनकी हाई कंप्यूटिंग पावर की वजह से इन डेटा को प्रोसेस करते हैं और करोड़ के कैलकुलेशंस भी सेकंड्स में कर लेते हैं। और वेदर फोरकास्टिंग में सबसे कठिन पार्ट होता है वेदर का अनुमान लगाना, यानी कि मौसम का अनुमान लगाना, जो कि ये सुपर कंप्यूटर्स मैथमेटिकल मॉडल्स का यूज करते हैं और सिमुलेशंस रन करते हैं जो रियल वर्ल्ड की कंडीशंस को मिमिक करते हैं। इन सिमुलेशन से साइंटिस्ट को ये पता चलता है कि अगर करंट कंडीशंस में थोड़ा भी फेरबदल होता है तो वेदर कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। तो इस तरह से वेदर फोरकास्टिंग में सुपर कंप्यूटर्स का बहुत बड़ा रोल है। अब दूसरी जगह जहाँ पे सुपर कंप्यूटर्स यूज होते हैं वो है भूकंप की जानकारी लेने में, यानी कि अर्थक्वेक स्टडीज। भूकंप को स्टडी करने के लिए सबसे पहले साइंटिस्ट सिस्मिक डेटा को कलेक्ट करते हैं, या आसान भाषा में समझिए तो भूकंप की लहरों की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं जो कि अर्थक्वेक डिटेक्टर से मुमकिन हो पाता है। ये डेटा काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। इनको समझने के लिए इस डेटा को सुपर कंप्यूटर्स में प्रोसेस किया जाता है और ये कंप्यूटर्स अपनी हाई प्रोसेसिंग स्पीड से इन डेटा को एनालाइज करते हैं। वो हर एक सिस्मिक वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स को, जैसे कि उसकी स्पीड, डायरेक्शन और स्ट्रेंथ को डिटेल में एनालाइज करते हैं और एक फाइनल डेटा प्रेजेंट करते हैं जिससे साइंटिस्ट इसे स्टडी करके अर्थक्वेक के बारे में और जानकारी ले पाते हैं। इनका उपयोग नेचुरल गैस, पेट्रोल और कोल की खोज में भी होता है। और तीसरा, वन ऑफ द मेन यूज हम कह सकते हैं सुपर कंप्यूटर्स का, वो है कम्युनिकेशन को बिल्ड करना। हम आज जो भी डिवाइस यूज करते हैं, हमारे फोन्स, कंप्यूटर्स, टैबलेट्स, लैपटॉप, सब कुछ, इन सब डिवाइसेस के बीच लगातार काफी सारा डेटा फ्लो होता रहता है, जैसे कि इंटरनेट ट्रैफिक, मोबाइल डेटा और सैटेलाइट के कम्युनिकेशंस। इन सभी डेटा को बहुत बड़े पैमाने पर सुपर कंप्यूटर्स प्रोसेस करने में मदद करते हैं, जिससे कि डेटा ट्रांसफर इनके बीच तेजी से और आसानी से हो सके। फिर ये नेटवर्क को और स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करते हैं, जिससे जो भी डेटा वो स्पीड से ट्रांसफर हो रहा है, इनके बीच में कोई भी प्रकार का डेटा लूज ना हो और नेटवर्क एकदम सेफ रहे। इन कंप्यूटर्स को जहां यूज किया जाता है, इन बातों से आप समझ पा रहे होंगे कि सुपर कंप्यूटर्स का कितना बड़ा रोल है हमारे समाज, साइंस और टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए। ये कंप्यूटर्स हथियारों के परीक्षण
और न्यूक्लियर वेपन्स के प्रभाव को जानने में भी मदद करते हैं। बुक में आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि सुपर कंप्यूटर की एक पिक्चर दी गई है। आप देखिए कि ये मशीन दिखने में ही कितना ज़्यादा पावरफुल लगता है। और दुनिया में कुछ फेमस सुपर कंप्यूटर्स के नाम भी आपके बुक में दिए गए हैं। पहला है IBM Sequoia अमेरिका में, दूसरा फुजित्सु की कंप्यूटर जापान में और तीसरा परम सुपर कंप्यूटर भारत में। अब जानते हैं हमारे दूसरे टाइप के डिजिटल कंप्यूटर के बारे में, जिसे कहते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। आसान भाषा में समझाऊं तो ये वो कंप्यूटर्स हैं जो कि बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज और सरकारी दफ्तरों में देखने मिलेंगी। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो इनको खास बनाते हैं ताकि ये ऑफिस के कामों में इस्तेमाल किया जा सके। सबसे पहले ज्यादा क्वांटिटी में डेटा को ये हैंडल कर पाते हैं, जो कि बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज में बहुत ज्यादा जरूरत है। इन कंप्यूटर्स में हाई प्रोसेसिंग पावर होती है, जिसकी वजह से ये ज्यादा कैपेसिटी वाले डेटा को स्टोर कर पाते हैं और कॉम्प्लेक्स कॉम्प्यूटेशंस काफी आसानी से कर पाते हैं, जो कि बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनीज में काफी जरूरी है। दूसरी चीज, इन कंप्यूटर्स में डेटा स्टोरेज की कैपेसिटी काफी ज्यादा होती है। ये टेराबाइट्स या पेटाबाइट्स तक के डेटा को स्टोर कर पाते हैं। तीसरी चीज, ये काफी ज्यादा सिक्योर्ड होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को उनकी हाई सिक्योरिटी के लिए जाना जाता है। ये काफी समय तक चल सकते हैं और इनमें सेंसिटिव डेटा लूज होने का रिस्क कम होता है और क्रैश होने के चांसेस भी कम होते हैं। और मेन फ्रेम कंप्यूटर्स पर आप एक साथ कई सारे टास्क परफॉर्म कर पाते हैं और इससे परफॉर्मेंस में कोई भी कमी नहीं होती। कुछ पॉपुलर मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के नाम है फुजित्सु ICL VME और हिताची Z800। आप इनको इंटरनेट पर सर्च करके जरूर देखें कि ये कैसे दिखते हैं और आपको इनसे रिलेटेड और भी जानकारी मिलेगी। इस तरह से मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का बहुत बड़ा रोल है बैंकिंग और गवर्नमेंट सेक्टर्स में। अब बात करते हैं मिनी कंप्यूटर्स के बारे में। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये कंप्यूटर्स साइज में छोटे होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटे होते हैं और पर्सनल कंप्यूटर से बड़े होते हैं। ये पर्सनल कंप्यूटर से ज्यादा प्रोसेसिंग पावर और स्टोरेज कैपेसिटी रखते हैं और इनका यूज मिड स्केल बिजनेसेस और छोटे व्यापारों और स्कूल में होता है। ये साइज में भले ही छोटे होते हैं पर काफी पावरफुल होते हैं और कुछ स्पेसिफिक जगहों पर ही इनका यूज किया जाता है। मिनी कंप्यूटर्स एक साथ कई सारे यूजर्स को सपोर्ट कर सकते हैं, मतलब एक ही टाइम में कई लोग इस कंप्यूटर पर अलग अलग टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। मान लीजिए एक छोटा व्यापार है जो अपनी इन्वेंट्री को एफिशिएंटली मैनेज करना चाह रहा है, तो इस जगह पे उन्हें मिनी कंप्यूटर काम आएगा। इस कंप्यूटर से वो एक ही जगह पर अपनी सारी इन्वेंट्री स्टोर कर पाएंगे और साथ ही साथ एक ही समय पर मल्टीपल एम्प्लॉयज इसे यूज कर सकते हैं। ये मिनी कंप्यूटर्स स्कूल में भी हेल्प करती है, जहाँ स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट्स पर काम करना होता है। यहाँ एक मिनी कंप्यूटर मल्टीपल स्टूडेंट्स को एक साथ कंप्यूटर रिसोर्सेज को एक्सेस करने की सुविधा देता है, जिससे कि सभी को अपना काम इफेक्टिवली करने का मौका मिले। इन एग्जाम्पल से आप समझ पाए होंगे कि कैसे मिनी कंप्यूटर्स मिड रेंज टास्क को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं और इनका किन सेक्टर्स में क्या रोल होता है। कुछ मिनी कंप्यूटर्स के नाम है K202, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट TI-990 और SDS 92। अब बढ़ते हैं चौथे और आखिरी टाइप के कंप्यूटर की तरफ, जो है माइक्रो कंप्यूटर्स। इसमें वो कंप्यूटर्स शामिल हैं जो आप घर पर, ऑफिस में अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, PDAs, टैबलेट्स और स्मार्टफोन्स, ये सब डिवाइसेस आपके माइक्रो कंप्यूटर्स हैं। आप इन माइक्रो कंप्यूटर्स को यूज करते हैं अपनी रोजमर्रा के टास्क को परफॉर्म करने के लिए, जैसे स्टडीज, रिसर्च प्रोजेक्ट, कैलकुलेशन वगैरह। ये साइज में छोटे होते हैं, पोर्टेबल होते हैं और बाकी कंप्यूटर्स की कंपैरिजन में इनकी प्राइस कम होती है। माइक्रो कंप्यूटर्स के बारे में हम अच्छे से पहले से ही जानते हैं, क्योंकि ये हमारे घर में, ऑफिसेज में और भी सरकारी दफ्तरों में यूज होते हैं। तो आगे और भी विस्तार में जानते रहेंगे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारे इस चैप्टर के दूसरे सेक्शन में, जिसमें हम जानेंगे कंप्यूटर सिस्टम के क्या क्या बेनिफिट्स हैं।